प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई के बाद रॉबर्ट ब्लेयर और मैं कुआओं के भीतरी इलाके में शिकार खेलने के लिए निकले। सितंबर की किसी शाम हमने त्रिशूल की तलहटी पर अपना पड़ाव डाला। हमें जानकारी दी गई कि त्रिशूल के पिशाच को हर साल 800 बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। हमारे साथ 15 जोशीले और हंसमुख पहाड़ी आदमी थे, जिनके साथ मैं हमेशा ही शिकार पर जाया करता था। इन्हीं में से एक था बाला सिंह। वह गढ़वाली था और कई सालों से मेरे साथ कई अभियानों का हिस्सा रहा था। शिकार के लिए निकलते समय सबसे भारी सामान को लाद कर भी अन्य आदमियों से आगे चलने में उसे गौरव की अनुभूति होती थी। चलते हुए उसके द्वारा गाए गए गीत रास्ते को जिंदा बना देते थे। रात को सोने से पहले सभी अलाव के चारों ओर बैठकर गीत गाते। उस रात त्रिशूल के तल पर गाने का कार्यक्रम सामान के मुकाबले बहुत देर तक चलता रहा। साथ में तालियां पीटते हुए शोर मचाया जा रहा था और कनस्तर भी बजाए जा रहे थे। हमारी चाहत थी इस जगह पर पड़ाव डालकर चारों तरफ भरल और थार ढूंढेंगे। लेकिन अगली सुबह नाश्ता करके मैंने पाया कि आदमियों को तंबू उखाड़ते मैंने देखा। पूछने पर जवाब पाया, यह जगह रहने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत नमी है, पीने के लिए पानी भी खराब है और ईंधन मिलना भी कठिन है। अच्छी बात यह है, इस जगह से सिर्फ 2 मील की दूरी पर एक बढ़िया जगह है। मेरे साथ सामान ढोने के लिए कुछ 6 लोग थे। मैंने देखा कि सामान की 5 पोटलियां बांधी जा रही हैं और बाला सिंह कंधे और सर तक कंबल ढके अलाव के पास बैठा था। नाश्ता करने के बाद मैं बाला सिंह के पास गया। मैंने देखा कि सभी आदमियों ने काम करना बंद कर दिया है और वो मुझे गौर से देख रहे हैं। बाला सिंह ने मुझे आते देखकर मेरा अभिवादन करने की कोशिश नहीं करी, जो कतई स्वाभाविक नहीं था। मेरे सभी सवालों का सिर्फ उसने यही जवाब दिया, वह बीमार नहीं है। उस दिन 2 मील की यात्रा हमने खामोशी से पूरी की। इस दौरान बाला सिंह सबसे पीछे चल रहा था, जैसे वह नींद में हो या फिर नशे में। अब यह साफ हो गया था कि बाला सिंह के साथ जो कुछ घटित हुआ है वह सभी 14 आदमियों को प्रभावित कर रहा था, क्योंकि सभी लोग अपने काम को स्वाभाविक उत्साह के साथ नहीं कर रहे थे और सभी के चेहरे पर भय और तनाव का असर पसरा हुआ था। जब वो 18 किलो का तंबू ताना जा रहा था, जिसमें मैं और रॉबर्ट ब्लेयर रहते थे, मैं अपने गढ़वाली कारिंदे मोती सिंह को अलग ले गया और उससे पूछा, बाला सिंह के साथ क्या घटा है? मोती सिंह मेरे साथ पिछले 25 साल से था। कई बहकाने वाले टालू जवाबों के बाद मैंने मोती सिंह से अंततः संक्षिप्त और सीधी बात जान ही ली। पिछली रात जब हम अलाव के चारों ओर बैठे गा रहे थे, तभी त्रिशूल का पिशाच बाला सिंह के मुंह में घुस गया। उसने उसे निगल लिया। मोती सिंह ने आगे बताया है, उन सभी ने बाला सिंह के भीतर से पिशाच को बाहर खदेड़ने के लिए खूब शोर मचाया, टीन के डिब्बे पीटे, लेकिन वे नाकामयाब रहे और अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता। बाला सिंह अभी सिर पर कंबल ढके हुए सबसे अलग बैठा हुआ था। उतनी दूरी से वह मुझे लोगों को सुन नहीं सकता था। अतः मैं उसके पास गया और पिछली रात के बारे में उससे पूछा। बेचित आंखों से देर तक मुझे देखते रहने के बाद बाला सिंह बोला। उसने कहा कि अब इस बात का कोई फायदा नहीं साहब। मैं आपको क्या बताऊं कल रात क्या घटा, क्योंकि आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। क्या मैंने तुम पर कभी अविश्वास किया है? लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसे आप नहीं समझ सकेंगे साहब। मैंने कहा, मैं समझूं या नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम बात करो और मुझे ठीक ठीक बताओ। लंबी खामोशी के बाद बाला बोला, ठीक है साहब, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। आप जानते हैं कि हमारे पहाड़ी गीतों की शैली है कि एक आदमी गाने की एक लाइन गाता है और मौजूदा लोग उससे दोहराते हैं। जब पिछली रात मैं एक गाने की लाइन गा रहा था, तो त्रिशूल का पिशाच मेरे मुंह में कूद पड़ा। मैंने उसे बाहर निकालकर फेंकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरे गले से फिसलकर पेट में पहुंच गया। अन्य लोगों ने पिशाच के साथ मेरे संघर्ष को देखकर शोर मचाकर और कनस्तर बजाकर उसे भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पिशाच नहीं भागा। उससे सुबकते हुए मेरे यह पूछने पर कि यह पिशाच कहाँ है, उसने नाभि पर हाथ रखते हुए उसने बताया कि यह यहाँ पर है और मैं उसे हिलते डुलते महसूस कर सकता हूँ। रॉबर्ट ने वह दिन हमारे शिविर के पश्चिमी इलाके का निरीक्षण करते हुए बताया और एक थार का शिकार भी किया। रात का भोजन निपटाकर हम देर रात तक बैठकर इस घटनाक्रम पर विचार करते रहे। हमने इस शिकार की योजना महीनों पहले बनाकर बहुत व्यग्रता के साथ इसकी प्रतीक्षा की थी। शिकार गांव में पहुंचने के लिए रॉबर्ट को 7 और मुझे 10 दिन की दुरूह पैदल यात्रा करनी पड़ी थी। अब जब हम यहाँ पहुंचे ही थे कि बाला सिंह ने त्रिशूल के पिशाच को निगल लिया था। इस विषय पर हमारे व्यक्तिगत विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। फर्क पड़ता था तो इस बात से पड़ाव के हर आदमी को बाला सिंह के पेट में पिशाच होने का विश्वास था और वे इससे भयभीत भी थे। इस स्थिति में 1 महीने तक शिकार जारी रख पाना असंभव था। मेरे सामने सिर्फ यही एक रास्ता था
कि बाला सिंह को लेकर नैनीताल लौट जाऊं और रॉबर्ट अकेले शिकार करना चालू रखें। बहुत अनिच्छा के साथ रॉबर्ट भी मेरे इस विचार से सहमत हो चला। अगली सुबह मैंने अपना सामान समेटा और नाश्ता निपटाकर नैनीताल वापस अपनी 10 दिन की यात्रा पर चल पड़ा। बाला सिंह 30 साल की उम्र का एक आदर्श युवा था, जिसने नैनीताल की जिंदगी को भरपूर खुशियों के साथ जीते हुए छोड़ा था। अब वो खामोशी से लौट रहा था। उसकी आंखों में मायूसी थी और उसके भीतर जीवन के लिए कोई आकर्षण नहीं बचा था। मेरी बहनों में, जिसमें से एक डॉक्टर थी, उसके लिए यह सब जो किया जा रहा सकता था उसने किया। बाला सिंह के करीबी और दूर के दोस्त उससे मिलने आते, लेकिन वह चुपचाप दरवाजे पर बैठा रहता और तब तक कुछ नहीं बोलता था जब तक उससे कोई बात ना पूछी जाए। नैनीताल के अनुभवी डॉक्टर सिविल सर्जन कर्नल कुक हमारे घनिष्ठ पारिवारिक मित्र थे। वे मेरे कहने पर बाला सिंह को देखने आए। खूब अच्छे से जांच परख कर उन्होंने बताया कि बाला सिंह पूर्ण रूप से स्वस्थ है और वे उसकी उदासी का कारण नहीं बता सकते। कुछ दिनों बाद मेरे दिमाग में बाला सिंह को नैनीताल के एक प्रसिद्ध भारतीय डॉक्टर को दिखाने का विचार आया। मैंने सोचा, अगर मैं उस डॉक्टर से बोला बाला सिंह की जांच कराऊं और उससे गुजारिश करूं कि बाला सिंह को अस्वस्थ करके उसके पेट में कोई पिशाच नहीं है, इस तरह से एक पहाड़ी हिंदू डॉक्टर बाला सिंह को उसके कष्टों से मुक्त कर देगा। मेरी उम्मीद और पूर्वानुमान गलत निकले। मेरी सूझबूझ किसी काम ना आई। जैसे ही उस डॉक्टर ने बीमार पर नजर डाली, वो आशंकित हो गया। उसने बाला सिंह से कुछ विवेकपूर्ण सवाल कर उसके पेट में पिशाच होने के बारे में जाना। त्रिशूल के पिशाच के बाला सिंह के पेट में होने की जानकारी मिलते ही हड़बड़ाकर उसने उसके जल्दी से उसके पास से हट गया और मुझसे बोला, आपने मुझे बुलाया, लेकिन खेद है, मैं इस आदमी के लिए कुछ नहीं कर सकता। नैनीताल में बाला सिंह के गांव के 2 आदमी रहते थे। उनको मालूम था कि बाला सिंह के साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो कई दफा उससे मिलने आ चुके थे। अगले दिन मैंने उन्हें बुलाया और मेरे अनुरोध पर भी बाला सिंह को उसके घर ले जाने के लिए सहमत हो गए। उसकी अगली सुबह वे तीनों मुझसे यात्रा का खर्च लेकर 8 दिनों के सफर पर निकल पड़े। 3 हफ्ते बाद दोनों वापस आए और मुझे बाला की खबर सुनाई। बाला सिंह ने आसानी से अपने घर तक का सफर कर लिया था। उसके घर पहुंचते ही रात, जब उसके दोस्त रिश्तेदार उसे घेरे हुए थे, उसने घोषित किया कि पिसार चाहता है उसे त्रिशूल जाने के लिए आजाद कर दिया जाए। इसे पूरा करने का सिर्फ एक ही उपाय है, मैं मर जाऊं। मुझे खबर देने वाले व्यक्ति ने बताया। इतना कहकर बाला सिंह चुपचाप लेट गया और मर गया। अगली सुबह हमने उसकी अंत्येष्टि कर दी और मैं फिर वापस आ गया।